Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. So, this first news is वेरी इम्पॉर्टेंट वाई क्योंकि देखिए हुआ क्या है यहाँ पर असम में जो इंसर्जेंसीज चल रही थी, जो ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। असम का एक इंसर्जेंट ग्रुप था जिसका नाम है डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और डिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल। ये दिमासा हसाओ डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे जो कि असम में सिचुएटेड है। पहली चीज़ आप याद रखेंगे इनके और जो इनके बीच में और सेंटर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके बीच में एक पीस अकॉर्ड यहाँ पर साइन हुआ है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया गया है और जिसकी वजह से ये बात की जा रही है कि नाउ व्हाट विल हैपन कि अब यहाँ पर डीमा वेलफेयर काउंसिल बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए डीमा हसाओ क्षेत्र असम में ही ये घटना चल रही है, तो यहाँ पर डीमा वेलफेयर काउंसिल बनाने की बात कर रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी सोशल कल्चर लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। साथ ही ये प्रमोशन प्रिजर्वेशन आपको देखने मिलेगा ताकि पॉलिटिकल या फिर हम बोले पॉलिटिकल के अलावा कि इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो एस्पिरेशन है उसको डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। स्पीडी और फोकस डेवलपमेंट हो सकता है जिससे डिमासा के जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं या इसके आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं आपको उनके भी अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। एक 6th शेड्यूल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको एक नॉर्थ कचार हिल ऑटोनोमस काउंसिल भी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज भी अनाउंस किया गया है वर्थ ऑफ ₹500 करोड़, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेगा, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट 5 साल के लिए इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए देंगी। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्योंकि हमने यहाँ पर 6th शेड्यूल के बारे में बात करा है। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना ज़रूरी है? सिर्फ आपको दिमासा क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। चलिए तो 6th शेड्यूल की बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ पे प्रोविज़न किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़। कौन कौन से क्षेत्रों में? देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, है ना। AMTM करके आप याद रखेंगे। तो 6th शेड्यूल यहाँ पर प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्राइबल एरियाज़ एज ए ऑटोनोमस एंटिटी। याद रखिएगा इन क्षेत्रों की ऑटोनोमस एंटिटी की बात की जा रही है। 6th शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली लद्दाख में भी 6th शेड्यूल की डिमांड की जा रही थी, है ना। सर्टेन ट्राइबल एरियाज इनको प्रोविज़न अगर ये हम पूछें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई इसका प्रोविज़न दिया कहाँ पे गया है, तो आप उसके साथ याद रखेंगे कि इसका प्रोविज़न है हमारे आर्टिकल 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमें ये देखने के लिए मिलता है। और देखिए यही 6th शेड्यूल प्रोवाइड करता है एक ऑटोनोमी इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरियाज थ्रू दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और वही हमने देखा यहाँ पर ADCs को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बात की जा रही है राइजिंग सी लेवल के बारे में। देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक नई रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है जिससे ये पता चल रहा है वर्ल्ड का जो सी लेवल है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट वे में एक अनप्रेसिडेंट रेट के साथ यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जैसे हम वेदर, एग्रीकल्चर या ग्राउंड वाटर क्राइसिस या सोशल डिस्पैरिटी जैसी कंडीशंस भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। सेम रिपोर्ट यहाँ ये भी बताती है हमें कि जो स्टेट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 है जो यहाँ पर पब्लिश की गई थी लास्ट वीक, उसको भी ध्यान में रखकर ये बात यहाँ पर की गई है कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक कंडीशन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि देखिए ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से ऐसी कंडीशन आ रही है, बट अलॉन्ग विद दिस एक्सेलरेशन यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड कि ग्लोबल टेम्परेचर का जो राइज यहाँ पर हो रहा है वो एक रीज़न हो सकता है।
जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो आप देखेंगे लगातार बढ़ता जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट ग्लेशियर का लॉस भी आपको देखने मिलेगा। ग्लेशियर लॉस के अलावा आप देखेंगे ड्रॉट जैसी कंडीशन आपको फेस करने मिल रही है ईस्टर्न अफ्रीका के क्षेत्रों में। एक अनप्रडिक्टेबल रेनफॉल देखने मिल रही है पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में। अनप्रेसिडेंट हीट वेव से लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे आप यूरोप की बात कर लें, एशियन रीजन्स की बात कर लें या चाइना के क्षेत्रों की बात कर लें। तो ये पूरी कंडीशन अगर ध्यान से देखी जाए तो कहीं ना कहीं ये सभी मिलके एक राइजिंग सी लेवल जो हमें देखने मिल रहा है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अंटार्कटिक की अगर बात की जाए तो आज की डेट में अंटार्कटिक की जो आइस है वो अपने लोएस्ट लेवल पर यहाँ पर पहुँच गई है, जिसकी वजह से एक नए तरीका का क्राइसिस हो सकता है हमें देखने मिले फॉर द अपकमिंग जो ऐसी कम्युनिटीज़ जो यहाँ पर डिपेंडेंट है, जिनकी लाइफ सी पर डिपेंडेंट है, या अगर ये लैंड यहाँ पे लॉस हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है जहाँ इस तरीके की सिचुएशन हमें देखने मिल रही है। एज पर द आर्टिकल 1971 से 2018 के बीच में अगर हम बात करें तो जो आइस लॉस था, जो ग्लेशियर का आइस लॉस हमने देखा वो लगभग हमें देखने मिला था 22% और आइस शीट का लगभग 20%। और यही रेट जो है आइस शीट की लॉस की वो इंक्रीज़ हो गई है लगभग 4 गुना इन 1992, 1999 टू 2010 एंड 2019। तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि एक मास लेवल पर आइस शीट और ग्लेशियर्स यहाँ पर दोनों ही लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो ग्लोबल मीन लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस राइस की या इस जो रेट्स की यहाँ पर बात करें तो देखिए इन्होंने एक चार्ट के थ्रू भी हमें समझाने की कोशिश करी है कि जो एवरेज रेट है अगर हम 1901 से चले जाएं 2018 तक तो जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है 0.220 मीटर्स, लेकिन एवरेज रेट जो है सी लेवल की राइज होने की वो 1901 से लेके 1971 तक अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज जो था इट वाज ओनली 1.3 मिलीमीटर पर ईयर, लेकिन यही बढ़कर 1.9 मिलीमीटर पर ईयर हो गया बिटवीन 1971 एंड 2006। उसके बाद 2006 से और 18 की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो इट इंक्रीज्ड बाय 3.7 मिलीमीटर पर ईयर। सो और अभी अगर हम रिसेंट WMO की रिपोर्ट के हिसाब से जाएं तो ये इंक्रीज़ होकर हो गया है 4.5 मिलीमीटर पर ईयर। सो देयर इज़ नो डिफाइनाइट वे, एक कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आइडेंटिफाई किया जाए कि हाँ भाई हर साल इतने पॉइंट्स ये इंक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ वेरी मच अनप्रडिक्टेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल नोटिस दैट पीपल आर सफरिंग अलॉट। कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, देखिए एक पैटर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया है, रिजल्टेड इनटू व्हाट, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो निचले क्षेत्रों पर जो जगह बनी हुई हैं, जो आइलैंड क्षेत्र हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। रिजल्टेड इनटू व्हाट, जब इनका डिस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा तो आप देखेंगे कि भाई माइग्रेशन की समस्या बढ़ रही है। अब माइग्रेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, लोग एक स्थान से दूसरी जगह पर जाएंगे, तो किसी एक जगह पर आप नोटिस करेंगे कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। रिजल्टेड इनटू व्हाट, पॉपुलेशन बर्डन किस चीज़ को इम्पैक्ट करेगा जी, ये इंक्रीज करेगा फूड सिक्योरिटी को, ठीक है, शेल्टर को, देन हेल्थ सर्विसेज को। और हेल्थ सर्विसेज जब इससे इम्पैक्ट होंगी तो आप देखेंगे आपकी इकोनॉमी भी इससे इम्पैक्ट होने लगेगी, लोग बेरोज़गार होने लगेंगे। तो एक तरीके की अगर हम इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो ये तो हो गए आम इंसानों पर जो इम्पैक्ट होंगे। नेचर में क्या इम्पैक्ट होने मिलेंगे, देखिए हमें नेचर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे हीट वेव्स जैसी कंडीशन आपको देखने मिल सकती हैं। हीट वेव्स के अलावा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के पैटर्न आपको देखने मिल सकते हैं। अननेसेसरी ड्रॉट की कंडीशन आपको देखने मिल सकती है, या कहीं कहीं पर आपको फ्लड की सिचुएशन भी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सुंदरबन डेल्टास को यहाँ पे लिया जा सकता है। देखिए शोर पर बना हुआ है, बहुत लोगों की लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है। रिजल्टेड इनटू व्हाट, अगर ये डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं या इनकी कंडीशन कहीं से कहीं तक भी ख़राब होती है तो आप नोटिस करेंगे
जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाएंगे, जो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी इसका नुकसान पहुँचेगा। तो अगर हम फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आने वाले बहुत सालों में ये जो लेवल है ये इस हद तक बढ़ जाएगा कि वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्टेड इनटू सी लेवल हाइज हो जाएगा, और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर डिस्प्लेस होती हुई हमें नज़र आएंगी। आपका जो इकोसिस्टम है, ठीक है, चाहे आप सबसे बड़े लार्जेस्ट मैनग्रोव्स एरिया की बात कर लीजिए, आप मरीन इकोसिस्टम की बात कर लीजिए, आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर लीजिए, तो ये कंटिन्यू आप देखेंगे फर्दर ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी से एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में जाने में इन्हें समय नहीं लगेगा। चलिए, तो आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में बहुत कुछ हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट स्टिल आई ट्राइड कि कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पर किया जा सके, सो दैट हमारा जो रूटीन है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं हो। चलिए, अगला आर्टिकल बात कर रहा है दैट शुड इंडिया कंसीडर फेजिंग आउट द न्यूक्लियर प्लांट। अब ये बात यहाँ पर आई क्यों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए, रिसेंटली आपको एक न्यूज़ याद होगी जो हमने डिस्कस करी थी कि जर्मनी ने जो उसका लास्ट स्टैंडिंग न्यूक्लियर प्लांट था वो यहाँ पर शट डाउन कर दिया है, ठीक है। वहीं फ्रांस की अगर हम बात करें तो द न्यूक्लियर पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड is struggling to replenish its stock of aging reactors with solar and wind power also and becoming more popular globally. So यहाँ पर अब एक सवाल आ गया है कि क्या इंडिया को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो देखिए, क्या ग्लोबल आउटलुक को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लास्ट 2 सालों में, अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप यूक्रेन की वॉर को देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर का जो एक रेनेसा है, एक नया जो उदय है, स्पेशली व्हेन इट कम्स इन यूरोप, इन यूएस एंड चाइना, आप देखेंगे एक नई तरीके की दौड़ यहाँ पर मची हुई है न्यूक्लियर पावर को लेके। वहीं अगर आप देखें तो साउथ कोरिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रिसाइड किया है, एक नया चेंज लाया है कि जो एनर्जी पॉलिसी है या जो उनका कमिटमेंट है टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द न्यूक्लियर पावर इन द कंट्री एनर्जी, वो 30% तक 2030 तक ये इसको इंक्रीज कर देंगे। वहीं जापान, जिसको ऐसा माना जाता है विच शुड हैव कम्प्लीटली शट डाउन रिएक्टर्स आफ्टर द फुकुशिमा, आपको पता है जो फुकुशिमा का एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पर दे ऑल्सो हैव बीन रीस्टार्टेड वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो मुझे ऐसा लगता है, या आर्टिकल के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो जहाँ जापान की हम बात कर लें, जहाँ चाइना की हम बात कर लें, when everyone is somehow like creating this scenario कि एक रेनेसा हमें देखने मिल रहा है, लोग एलएनजी की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, विंड और सोलर एनर्जी की यहाँ बात कर रहे हैं, तो जर्मनी और यूके की अगर हम सिचुएशन देखें तो एक चीज़ आपको समझनी होगी, दे आर ऑलरेडी पावरफुल, उनको कोई ख़ास यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है ना, कि न्यूक्लियर वो आज यहाँ पर बंद भी कर देंगे या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वो यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आप ध्यान से समझिए कि बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी भी है कि क्या न्यूक्लियर पावर जो है वो ग्रीन है, जिसको कई बार लोग बोल देते कि नहीं हम इसका यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए, ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हम उसे नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि ये कम कार्बन एमिशन करता है। अगर आप लाइफ साइकिल कॉस्ट की देखेंगे या बहुत सारी कंट्रीज़ को देखेंगे तो ये एक तरीके से मिक्स कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया इज़ नॉट एज मच पावरफुल राइट नाउ कंपैरेटिव टू इट्स काउंटर पार्ट, लाइक आप जर्मनी की बात कर लीजिए, आप रशिया की बात कर लीजिए, जो कि न्यूक्लियरली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है। सो आई डोंट थिंक सो इंडिया को यहाँ पे कहीं भी अपने न्यूक्लियर पावर को शट करना चाहिए। रादर इंडिया शुड मेंटेन दैट कंडीशन कि हम इसे एक सेफ कॉन्टेक्स्ट में लेकर चलेंगे। तो अगर आप बात करें या लोगों की बात करें, एनवायरमेंटलिस्ट की बात करें या एक्सपर्ट्स की बात करें, तो जर्मनी का प्लान जो शट है होना है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी उनके लिए अच्छा है, ठीक है, दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड। लेकिन इंडिया या कोई भी अदर कंट्री ऐसा करती है तो उनके लिए भी आप देखेंगे इट वुड बी द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग,
लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी जर्मनी। तो अगर हम एसेट की बात कर लें या पावर प्लांट्स की बात कर लें जो इनको रखने में खर्चा आता है, वो यहाँ पर आपका कट डाउन हो सकता है। वहीं जो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से एक जो न्यूक्लियर रेजिस्टेंस लोगों में आ जाता है, सेफ्टी के जो इश्यूज़ हमें देखने के लिए मिल जाते हैं लोगों के अंदर, वो यहाँ पर कम हो सकते हैं। इसी के अलावा आप देखेंगे जो ग्लोबल थ्रेट की सिचुएशन बनी रहती है, वो भी शायद यहाँ पर कम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक पैसिव सेफ्टी डिज़ाइन मॉड्यूल की तरफ भी यहाँ पर जा सकती हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो ओल्ड रिएक्टर्स हैं ये बहुत अच्छे साबित नहीं होते हैं। जैसे इतिहास चेरनोबिल इंसिडेंट्स को कभी नहीं भुला पाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, अभी तक का सबसे बड़ा। इसके अलावा आप कुर्नेकुलम की बात कर लें, जहाँ पर भी हमें न्यूक्लियर सेफ्टी फेल होती हुई नज़र आई थी। सो येस, इंडिया कैन मेंटेन इट, बट वी नीड टू चेंज दिस ओल्ड थिंग विद द न्यू वन, राइट। सो इसके अलावा एक और चैलेंज इंडिया के सामने है, जैसा मैंने आपको बोला, कॉस्ट एफिशिएंट। सो देयर इज़ एन एरिया वेयर न्यूक्लियर हैज़ येट टू बी फुली प्रूव इटसेल्फ, partially because of the cost overruns and the partially because of the other thing, but now we are looking at the design like small modular reactors. Those are very much compact, they are carryable also, so cost cutting structure भी हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। सो सिंस इट्स अ ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल, हमें इसमें से बहुत सारी चीज़ें इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिए हैं। हालांकि एडिशनली यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया था LNG गैसेस का, तो उसको भी हम समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि व्हाट इज़ दिस लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस। चलिए LNG की बात करें तो ये स्टैंड करता है, देखिए सबसे पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस कैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये एक नेचुरल गैस होती है विच रिड्यूस टू अ लिक्विड स्टेट। इस लिक्विड स्टेट पे ले जाने को ही लिक्विफिकेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, थ्रू इंटेंस कूलिंग विच इज़ अराउंड -161 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बोले तो इट इज़ -259 फ़ारेनहाइट। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है जितने भी मीथेन होते हैं, जो पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, और साथ ही ये जो लिक्विड गैस है जिस LNG की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली 600 टाइम्स स्मॉलर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ इट्स एंड द हाफ ऑफ द वेट ऑफ द वाटर। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये कितनी लाइट वेट होती है। तो इसे एक स्थान से दूसरी स्थान तक कार्गो शिप्स की मदद से, फ्लोटिंग टर्मिनल्स की मदद से बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पाइपलाइंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के लिए भी काम करता है। हालांकि ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि इकोनॉमिक फीजिबिलिटी क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो लॉस यहाँ पर कम होता है क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी मच कॉम्पैक्टेबल। देन ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर लें तो कूलिंग, लिक्विफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन अगर हम प्रोसेस की बात कर लें तो वो बहुत ज़्यादा इसमें लगती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इट इज़ समहाउ ये थोड़ा सा महंगा भी हमें देखने मिलता है। आज की डेट में हम बात करें तो कतर इज़ द कंट्री जो इसकी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching our video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.